नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल कॉन्सेप्ट क्लासेस में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम लोगों ने जो श्रृंखला स्टार्ट की है उसमें हम लोग नंबर्स के बारे में पढ़ रहे थे और नंबर्स के बारे में पढ़ते पढ़ते हम लोग पहुंच चुके थे नंबर्स के ही आखिरी टॉपिक पर, जिसका नाम है यूनिट डिजिट। तो इस यूनिट डिजिट यानी कि इकाई के अंक की आज हम लोग बात करेंगे। इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि कैसे इकाई के अंक निकाला जाता है और किस हिसाब से क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में। उन सभी क्वेश्चंस पर हम डिस्कस भी करेंगे, ठीक है। उसके बाद आप जानते हैं कि इस कॉन्सेप्चुअल क्लासेस में, मतलब कि जो नंबर्स की क्लास चल रही है, तो उसके कॉन्सेप्ट की ये आखिरी क्लास है। इसके बाद हम लोग जो भी टॉपिक हमने सीखा है इसमें प्रीवियस ईयर में जितने भी विभिन्न टीचिंग के एग्जाम में जो भी क्वेश्चंस बने हैं हम उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना कोई देरी किए हुए अपने टॉपिक को, जिसका नाम है यूनिट डिजिट यानी इकाई के अंक ज्ञात करना। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना और लाइक करना ना भूलें। चलिए देखते हैं कि आखिर इकाई का अंक होता क्या है। देखिए, किसी भी नंबर की अगर हम बात करें, कोई भी संख्या लिखी हुई है, चाहे वो कितने भी अंकों की लिखी हुई हो, आपको पता है संख्या जो लिखी जाती है वो अंकों की मदद से लिखी जाती है। अब ये अंक एक भी हो सकता है, दो भी अंक हो सकते हैं और कई सारे अंक से मिलकर कोई संख्या बनी हो सकती है। तो हमें इससे कोई मतलब नहीं है कि वह संख्या कितने अंकों की है, हमें मतलब ये होता है कि वो जो संख्या लिखी हुई है उसमें इकाई का अंक कौन सा होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर यहाँ पे जो संख्या लिखी हुई है उसमें कुल 5 अंक लिखे हुए हैं। हमें इससे मतलब नहीं है कि वो 5 अंक कौन कौन से हैं, हमसे यहाँ सिर्फ ये पूछा जा रहा है कि यहाँ पे इकाई का अंक क्या है। तो हमें पता है कि ट्रेडिशनल वे में हम लोग जो मेथड यूज करते हैं नंबर को लिखने का वो डेसिमल नंबर सिस्टम होता है। और डेसिमल नंबर सिस्टम में अगर बात कही जाए तो पावर जो 10 की चलती है वो यहाँ से चलती है। तो जो 10 की पावर 0 होती है वो यहां पर होती है। अभी हम लोगों ने पढ़ा था प्लेस वैल्यू निकालते समय। तो 10 की पावर 0 को हम क्या कहते हैं, इकाई। इसका मतलब है इकाई के अंक की बात कही जाए तो वो क्या होता है, यही होता है। यही हमारा यूनिट डिजिट है, इसी को हम यूनिट डिजिट बोलते हैं। इसी को हम लास्ट डिजिट भी बोल सकते हैं कि अंतिम अंक क्या है। और हिंदी में कहा जाए तो यही हमारा क्या होता है, यही हमारा इकाई का अंक होता है। इकाई का अंक होता है। तो अभी हमने सिर्फ इतने डिस्कशन से ये समझा कि किसी भी संख्या में इकाई का अंक होता कहां पर है, कहां पर इकाई का अंक होता है। जैसे अगर सिंपली आपसे ये पूछा जाता कि इस संख्या में इकाई का अंक क्या है, तो आपका आंसर होता कि इस संख्या में इकाई का अंक 6 है, ठीक है। लेकिन अब बात हम ये करते हैं कि क्या एग्जाम में भी ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे इतने सिंपल कि आपसे सिंपल एक संख्या दे दी जाए, पूछ लिया कि इसका इकाई का अंक क्या होगा। नहीं, ऐसा तो होगा नहीं। एग्जाम में जो क्वेश्चन बनेंगे वो इससे क्या होगा कि इकाई के अंक को जोड़ना और घटाना, इन पर क्वेश्चन बन सकते हैं। अब इकाई के अंक को जोड़ना और घटाना ये कैसे होगा, तो वो समझिए। जैसे अगर मैं किसी एक क्वेश्चन को, बेसिक की क्वेश्चन उठाऊं कि एक संख्या लिखी हुई है 3291 और प्लस 5296, ठीक है। ये दो संख्याएं हैं, इसमें कहा जा रहा है कि इन दोनों संख्याओं के योगफल का इकाई का अंक बताना है। मतलब कि ये कह रहा है कि इस संख्या और इस संख्या को जोड़ने पर जो भी संख्या हमें प्राप्त हो उस संख्या का इकाई का अंक क्या होगा वो बताना है। मतलब हमें पूरी संख्या नहीं बतानी है, इन दोनों को जोड़ने पर जो भी पूरी संख्या मिले वो हमें नहीं बतानी है, हमें उस संख्या का सिर्फ और सिर्फ इकाई का अंक बताना है। तो जब हमें इकाई का अंक बताना है तो क्यों ना कैलकुलेशन हम सिर्फ इकाई के अंकों की ही करें। बिल्कुल बेसिक सी चीज चल रही है अभी। तो इस संख्या में इकाई का अंक क्या था, 1 था, और इस संख्या में इकाई का अंक क्या था, 6 था, और दोनों को क्या करना था, प्लस करना था। तो जब प्लस करेंगे तो 6 और 1 ऐड करेंगे तो 7 हो जाएगा। यानी अगर इन दोनों संख्याओं को जोड़ा जाए तो जो प्राप्त संख्या होगी उस प्राप्त संख्या का इकाई का अंक अगर हमसे पूछा जाए तो वो इकाई का अंक हमारा यही 7 होगा, ठीक है। तो इस हिसाब से जोड़ने पर आधारित क्वेश्चन बनते हैं कि इकाई के अंक जोड़ के आधार पर कैसे पूछे जाएंगे, ऐसे पूछे जाएंगे, कुछ इस तरीके से क्वेश्चन होंगे। सब्ट्रैक्शन के आधार पर देखा जाए माइनस कैसे करा जाएगा तो उसको समझ लेते हैं। इसी क्वेश्चन को अगर माइनस करना होता तो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनता है ये, क्योंकि कुछ लोगों को ये कंफ्यूजन रहती है माइनस करते समय। देखिए जरा, पहले हम एक अन्य एग्जांपल से समझते हैं माइनस को, फिर हम एक इसी एग्जांपल को लेंगे। देखिए, अगर मैं बात करूं कि एक नंबर है 5296, इसमें माइनस कर रहे हैं 3294 को, और इसमें पूछ रहा है कि इसमें प्राप्त जो संख्या होगी उस संख्या का इकाई का अंक क्या होगा। तो हमें पता है कि चूंकि कैलकुलेशन इकाई के अंक की होनी है तो इकाई के अंक पर ही ना क्यों कैलकुलेशन कर ली जाए। तो यहां पर इस संख्या का इकाई अंक क्या है, 6 है, और यहां पर इस संख्या का इकाई अंक क्या है, 4 है। दोनों को क्या किया जा रहा है, माइनस किया जा रहा है। तो 6 और 4 को माइनस करोगे तो लास्ट डिजिट या यूनिट डिजिट क्या मिलेगा हमें, 2। यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। कितनी सिंपल है। तो ये अभी हम सिर्फ और सिर्फ इकाई के अंक के कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं, ठीक है। तो प्लस का पूछा जाए तो प्लस करना भी हमें आता है, माइनस पूछा जाए तो माइनस करना भी हमें आता है। अब माइनस में फंसते हम कहां पर हैं, देखो यहां पर क्या था, बड़ी से छोटी संख्या घटा रहे थे, इसलिए हम लोगों ने आसानी से निकाल लिया घटाकर। लेकिन जो पिछला एग्जाम्पल जो हम लोगों ने सॉल्व किया था, अगर उसको ही यहां पर सॉल्व किया जाए, पिछले एग्जाम्पल की तरीके से ही अगर हम सॉल्व करें, तो पिछले एग्जाम्पल की तरीके से अगर देखा जाए तो 32961 और माइनस 32954, ठीक है। इसको तो अब यहां पे देखिए ये दो संख्याएं हैं, ये दो संख्याएं हैं, ठीक है। इन दो संख्याओं में हमसे पूछा जा रहा है इकाई का अंक क्या होगा।
तो हमें बताइए यहाँ पे बीच में क्या है, माइनस है, इकाई के अंक पूछा जा रहा है, तो हम कहेंगे कि इसका इकाई का अंक क्या था, तो आपको 1, इसमें इकाई का अंक क्या था, तो आपको 4, क्या था, 4 था। अब बीच में क्या है, माइनस है। अभी तक माइनस करना आसान था क्योंकि यहां पर बड़ी संख्या लिखी होती थी, यहां पर छोटी संख्या लिखी होती थी, माइनस करना आसान होता था। लेकिन जब हम यहां पे देखेंगे यहां पे 1 है और यहां पे 4 है, तो अब कैसे माइनस किया जाए। तो अब आपको पता होना चाहिए, जब आप माइनस करते थे और माइनस करते समय जब भी हमें कोई संख्या छोटी मिलती थी, छोटी से बड़ी संख्या को जब हम माइनस करते थे तो हम क्या करते थे, 1 कैरी लेते थे, नेक्स्ट नंबर से 1 कैरी लेते थे। तो हम यहां पे भी वही चीज करेंगे। तो 1 में से 4 माइनस कर नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर 1 में से 4 माइनस करके आप -3 बताते हो तो क्या कभी भी यूनिट डिजिट -3 हो सकता है, नहीं हो सकता है। इसका मतलब हम यहां पे अभी इसको माइनस नहीं कर सकते हैं। इसको माइनस करने के लिए हम 1 कैरी लेंगे। जब 1 कैरी लेंगे इस नंबर से, जब हमने इस नंबर से 6 से 1 कैरी लिया यहां पर, तो यह 1 ना होकर क्या हो गया है, 11 हो गया है। और 11 से 4 को माइनस करना आसान है, कितना मिलेगा, 7 मिलेगा। तो इसका मतलब क्या है कि जब इन दोनों संख्याओं को घटाया जाएगा और प्राप्त होने वाली संख्या जो होगी उस संख्या का इकाई का अंक कितना होगा, 7 होगा। उस संख्या का इकाई का अंक क्या होगा, 7 होगा। तो इतनी बात आपको क्लियर हुई, ठीक है। तो अभी हमने सिर्फ यूनिट डिजिट क्या होता है, कैसे पहचाने, उसको सीखा है, और इनका माइनस और प्लस को सीखा है। अब इसका इंटू अगर पूछ लिया जाए कि गुना में कैसे करेंगे, यूनिट डिजिट कैसे पता करेंगे कि इसका गुना कैसे होगा, उसको समझ लेते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे एक क्वेश्चन आपसे मैं ये पूछता हूं कि एक संख्या लिखी हुई है, कुछ इस तरीके से आपको संख्याएं दी गई हैं मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है। ये संख्याएं दी गई हैं आपको और आपसे कहा जा रहा है कि भाई इनका यूनिट डिजिट बताएं। तो अब देखिए, जैसा सवाल दिख रहा है वैसा है नहीं। इसमें दिखने को तो ये दिख रहा है कि सबसे पहले 81 और 83 और 87 और 89 इनका आपस में मल्टीप्लाई किया जाए और मल्टीप्लिकेशन के बाद जो एक बड़ी संख्या मिले उसका यूनिट डिजिट क्या होगा वो हमें बताना है। तो इतना समय एग्जाम में होता नहीं है कि अगर ऐसे सवाल हमारे एग्जाम में बन जाए तो वहां पे यूनिट डिजिट के लिए हमें इनका आपस में गुना करना पड़े, ठीक है ना। तो वो तो हमें नहीं करना है। हमें क्या करना होगा, चूंकि कैलकुलेशन यूनिट डिजिट पे बैठी है तो हमें यहाँ पे इकाई के अंक पर ही कैलकुलेशन करनी होगी। जैसे अगर मैं कहूं यहाँ पर यूनिट डिजिट क्या है, 1 है, 83 में यूनिट डिजिट क्या है, 3 है, यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या है, 7 है, और यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या है, 9 है। बीच में क्या चल रहा है, इनटू चल रहा है, यानी कि मल्टीप्लिकेशन चल रहा है। तो इनका हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21। अब एक चीज देखिए, जैसे ही हमें 21 मिला तो अब एक चीज बताइए, चूंकि हमें कैलकुलेशन यूनिट डिजिट पे करनी है, हमसे पूछा यूनिट डिजिट गया है, तो क्या इस 2 से हमें कोई मतलब होगा, नहीं। इस 2 को अगर आप आगे लेके चलोगे भी तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आगे जाके सिर्फ कैलकुलेशन ही बढ़ाएगा, बाकी आंसर तो सिर्फ यूनिट डिजिट का ही आना है। तो इस 1 को हम ले लेंगे आगे, और 1 × 9 क्या हो जाएगा, 9। तो आप देखना, आप खुद चेक कर लेना कैलकुलेटर का यूज करके, इन सभी संख्याओं को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो जो संख्या मिलेगी उस संख्या का इकाई का अंक जो होगा वो यही 9 होगा, ठीक है। तो इतना आसान हो जाता है अगर आपको इनकी कैलकुलेशन समझ में आती है कि यूनिट डिजिट की कैलकुलेशन कैसे करनी होती है, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं एक और क्वेश्चन आपको दूं 5 की प्रॉपर्टी को समझने वाले हैं हम इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। देखिए, एक क्वेश्चन मैंने दिया 81 × 83 × 85 × 87 × 89, ये क्वेश्चन है आपके सामने। और एक अगला ही क्वेश्चन ठीक इसी तरीके से है, बस इसमें हल्का सा अंतर ये होगा जो मैंने आपके सामने रखा है, ठीक है। बाकी सब यही चीजें हैं इस क्वेश्चन में। इन दोनों में अगर मैं इकाई के अंक की बात करूं कि यूनिट डिजिट क्या होगा, तो देखिए क्या होगा। हमें पता है इकाई के अंकों को निकालना है, बीच में मल्टीप्लिकेशन है, तो हमें सिर्फ और सिर्फ इकाई के अंकों की ही कैलकुलेशन करनी है, यूनिट डिजिट की ही कैलकुलेशन करनी है। तो सबसे पहले हमने देखा कि इन संख्याओं में यूनिट डिजिट कौन कौन से हैं, उनका आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया। 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। अब 15 में हमें 1 को नहीं लेना होता है, सिर्फ 5 लेकर चलते हैं। 5 7 जा 35 होता है, 35 में क्या हम 3 को लेकर चलेंगे, नहीं। तो 5 9 जा 45 होता है, क्या 45 में 4 लेके चलेंगे, नहीं। आंसर क्या होगा, 5। यानी कि इस पूरी कैलकुलेशन का यूनिट डिजिट कितना निकल के आएगा, 5 निकल के आएगा। वहीं अगर हम बात करें अगले सवाल की तरफ, तो अगला सवाल हमसे ये कहता है कि 81 × 82 × 83, ठीक है। तो इस सवाल में सबसे पहले पहचान हमें करनी होगी कि यहाँ पे इकाई के अंक कौन कौन है। तो यहाँ पे इकाई के अंकों के स्थान पर यही संख्याएं बैठी हुई हैं, बीच में मल्टीप्लाई है तो हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज हमें यहाँ पे ये पता चलने वाली है जो 5 की प्रॉपर्टीज होती है। देखिए 1 2 जा 2, ठीक है, और 2 5 जा 10। जब हम 2 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे, जब हम 2 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे, जब हम 2 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 मिलेगा। क्या 10 में इस 1 से कोई मतलब है, नहीं जी, कोई मतलब नहीं है। अब जब हम इस 0 का 7 में मल्टीप्लाई करेंगे, अब हम जब इस 0 का 7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो बताइए 0 का कहीं किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करो हमेशा क्या मिलता है, 0 मिलता है। फिर हम 0 का 9 में मल्टीप्लाई करेंगे तो भी क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। यानी इसका आंसर क्या आने वाला है, 0।
बेसिकली ये जो दोनों क्वेश्चन थे, ये दोनों क्वेश्चन 5 की प्रॉपर्टी पर बेस्ड थे। हमसे 5 की प्रॉपर्टी क्या कहती है? 5 की प्रमुख विशेषता ये होती है कि जब आप 5 को सम संख्या से गुना करोगे तो हमेशा आपको इकाई के स्थान पर 0 मिलेगा। जैसे 5 2 जा 10, क्या मिला? 0 मिला। इकाई के स्थान पर लास्ट डिजिट या यूनिट डिजिट क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। 5 4 जा 20, तो आपने देखा 5 का जब हमने 4 यानी इवन नंबर से मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या मिला? इकाई के स्थान पे 0 मिला। 5 6 जा 30, इकाई के स्थान पे क्या मिला? 0 मिला। तो जैसे ही हमने यहाँ पे देखा कि सभी संख्याएं मल्टीप्लीकेशन में है और एक बार 5 आ चुका है हमारे यूनिट डिजिट में, तो अगर कहीं पे भी हमें यूनिट डिजिट में इवन नंबर मिल गया इसके अलावा, तो हमें पता है कि 5 की ये प्रॉपर्टी होती है कि 5 जैसे ही किसी इवन नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो यूनिट डिजिट क्या बना देगा? 0। और आगे सारी संख्याएं मल्टीप्लिकेशन में हैं तो 0 का किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करोगे तो मिलने वाला क्या है? 0। इसका मतलब क्या है कि 5 की प्रॉपर्टी पर क्वेश्चन बेस्ड था। जैसे ही आपने देखा कि यूनिट डिजिट यहां पर 5 है और कोई भी यूनिट डिजिट अगर हमें इवन मिल गया, 5 हमें मिल चुका है, अगर कोई और अन्य नंबर हमें इवन मिल गया तो 5 का मल्टीप्लाई जैसे ही हम इवन नंबर के साथ करेंगे 0 मिलेगा, और 0 का फिर आगे किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो हमें इकाई के साथ क्या मिलने वाला है? 0 मिलने वाला। ठीक उसी हिसाब से 5 की एक प्रॉपर्टी ये भी होती है कि जब 5 को आप ऑड नंबर यानी कि विषम संख्या से गुना करते हो तो इकाई के स्थान पर हमेशा 5 ही मिलता है। जैसे 5 1 जा 5, तो 1 यहाँ पे इवन है और ऑड है। 5 3 जा 15, तो यहाँ पे देखिए 15 में 5 आपका यूनिट डिजिट हुआ और 3 जो था वो इवन था, ऑड था, तो ऑड था। 5 5 जा 25, तो 5 मिला यूनिट डिजिट के स्थान पे, लेकिन 5 के साथ में हमने ऑड नंबर का मल्टीप्लाई किया था। ठीक उसी हिसाब से अब यहाँ हमने देखा कि चूंकि यहाँ पे 5 है, यहां पर तो यूनिट डिजिट में 5 है, लेकिन और कहीं हमें ये इवन नंबर नहीं मिल रहा है, और कहीं भी हमें यूनिट डिजिट में इवन नंबर नहीं मिल रहा है, सभी ऑड नंबर मिल रहे हैं। अब 5 की ये प्रॉपर्टी होती है कि जब 5 का ऑड नंबर से मल्टीप्लाई होता है तो हमेशा क्या मिलता है? यूनिट इकाई के स्थान पर 5 मिलता है। तो हमने देखा कि यहाँ पे अब कोई इवन नंबर नहीं है और सभी ऑड नंबर है, तो 5 का जब ऑड नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो यूनिट डिजिट क्या मिलता है? 5 मिलता है। तो हम डायरेक्टली भी बता सकते थे कि इसका इकाई का अंक 5 होगा और इसका इकाई का अंक 0 होगा। क्यों? क्योंकि अगर हमें 5 की प्रॉपर्टी पता है तो हम इन दोनों क्वेश्चंस को 5 की प्रॉपर्टी लगाकर सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, तो ये तो बेसिक चीजें थी। यूनिट डिजिट की मल्टीप्लाई को समझा था, एडिशन कैसे करना है वो समझा था, और माइनस करना हो तो कैसे करना है, ये तो बेसिक चीजें थी। अब देखो, पहले ये ऐसे क्वेश्चंस बनते थे एग्जाम में यूनिट डिजिट को लेकर, लेकिन अब एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं? तो पावर बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं। मतलब हमसे पावर दे दी जाएगी किसी भी नंबर की और तब पूछा जाएगा कि बताओ इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। तो इन क्वेश्चंस को करने के लिए हमें कुछ प्रॉपर्टीज को सीखना होगा, तो उन प्रॉपर्टीज को हम आगे सीखेंगे। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि अभी तक वीडियो में आपको कोई भी समस्या रही होगी। आइए फ्रेंड्स, अब हम लोग पावर बेस्ड क्वेश्चंस को देखते हैं कि पावर में हम कैसे यूनिट डिजिट को निकालेंगे। देखो, पावर के यूनिट डिजिट की बात करना चाहें तो हमें पता है, पहले एक चीज बताइए, किसी भी संख्या में इकाई के स्थान पर कौन कौन से डिजिट बैठ सकते हैं? आप कहोगे कोई भी संख्या लिखी हुई हो, इकाई के स्थान पर जो भी बैठ सकते हैं वो इन डिजिट के अलावा कोई और अन्य नंबर या अन्य डिजिट इकाई के स्थान पर बैठ ही नहीं सकता है। जो भी बैठेंगे वो इन्हीं डिजिट के अनुसार बैठेंगे। आप खुद सोचिए, इकाई के स्थान पर या तो 0 आएगा या 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा या 4 होगा या 5 होगा या 6 होगा या 7 होगा, 8 होगा या 9 होगा। 0 से 9 तक के जो भी डिजिट होते हैं वो उन्हीं में से कोई भी इकाई के स्थान पर बैठा हो सकता है। तो अगर हमें इनके पावर की प्रॉपर्टीज पता चल जाए तो हम आसानी से बता सकते हैं कि पावर के क्वेश्चन में कैसे हमें यूनिट डिजिट निकालना होगा। तो अब हमारा जो कॉन्सेप्ट होगा वो हम यही समझेंगे कि कैसे हम पावर के क्वेश्चन में यूनिट डिजिट निकालते हैं। तो देखिए, हम इनको क्यों ना ग्रुप में बांटने, एक जैसी प्रॉपर्टीज वाले डिजिट को हम एक ग्रुप में बांट लेते हैं। जैसे एक ग्रुप जो हमारा बनेगा वो 0 का, 1 का, 5 का और 6 का बनेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि इनकी जो प्रॉपर्टीज होंगी पावर को लेकर वो एक जैसी होंगी। ठीक ऐसे ही अगला ग्रुप जो मैं बनाऊंगा वो बनाऊंगा 4 और 9 का। क्यों बनाऊंगा? क्योंकि इन दोनों की जो प्रॉपर्टीज हम देखेंगे उन दोनों की प्रॉपर्टीज आपस में एक जैसी दिखेंगी। और तीसरा ग्रुप जो होगा वो होगा हमारा 2, 3, 7 और 8 का। तो इन 3 ग्रुप में बांटकर हम इन सभी यूनिट डिजिट की प्रॉपर्टीज को पढ़ लेंगे, जिससे अगर हमें ये प्रॉपर्टी समझ में आ गई इनकी ग्रुप की तो हमारे लिए फिर पावर बेस की क्वेश्चन को करना आसान हो जाएगा। जैसे अगर पहले ग्रुप की बात कही जाए तो इनके यूनिट डिजिट निकालना बहुत आसान होता है। कैसे? आप खुद बताइए, किसी भी संख्या का अगर आखिरी अंक 0 है तो इस पर कोई भी पावर बनी रहे, किसी भी संख्या का अगर आखिरी डिजिट 0 है, आखिरी अंक 0 है, तो इस पर कोई भी पावर बनी रहे, हमेशा आपको क्या मिलेगा? हमेशा आपको इकाई के स्थान पर 0 ही मिलेगा। बोलो हाँ या ना? हमेशा आपको इकाई के स्थान पर क्या मिलेगा? 0 ही मिलेगा। ठीक उसी तरीके से अगर मैं कहूं कि आप कोई भी संख्या बनी रही, कितने अंकों की भी बनी रही, अगर उसके इकाई के स्थान पर 1 है तो कोई भी पावर बनी रही संख्या पर इसके इकाई का स्थान क्या होगा? 1 ही होगा। जैसे बताओ, 11 का स्क्वायर किया जाए 121 होता है, तो इकाई के स्थान पर एक ही मिला है। भाई 1 का कितने बार भी आप 1 में गुना कर दोगे हमेशा 1 ही मिलना है। 1 का आपस में कितने बार भी गुना कर दोगे हमेशा इकाई के स्थान पर क्या मिलेगा? 1 ही मिलेगा। तो ऐसे ही 0 का
जीरो में आपस में कितने बार भी गुना कर दो जीरो ही मिलने वाला है। तो ठीक ऐसे ही 5 की प्रॉपर्टी होती है कि अगर आपकी संख्या का इकाई का अंक 5 है तो इस पर कितनी भी पावर बनी रहे हमेशा इकाई का अंक हमें क्या मिलेगा, 5 ही मिलेगा। एग्जांपल के तौर पे देखिए जरा, 5 की पावर 1 में इकाई का अंक क्या हुआ, 5 हुआ। 5 के स्क्वायर में 25 मिला, 25 में इकाई का अंक क्या हुआ, 5 हुआ। 5 के क्यूब में 125 मिला, इकाई के स्थान पे क्या था, 5 था। 5 की पावर 4 में 625 मिला, इकाई के स्थान पे क्या था, 5 था। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई संख्या जिसकी इकाई के स्थान पर 5 है तो पावर कुछ भी बनी रहे हमेशा वही अंक यूनिट डिजिट हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से 6 की बात कर लेते हैं कि अगर कोई संख्या कितने भी अंकों की हो, अगर उसके इकाई के स्थान पर 6 बैठा है तो हमेशा उसका यूनिट डिजिट कितना होगा, 6 होगा। जैसे 6 का स्क्वायर 36 होता है, तो 6 का स्क्वायर जब 36 होता है तो इकाई के स्थान पर क्या है, 6 है, 6 है। ठीक है, 6 का क्यूब कितना था, 216 होता है, तो इसके इकाई के स्थान पर क्या है, 6 है। इसका मतलब क्या है कि इसमें हमने 4 डिजिट को रखा था एक ग्रुप में, 0, 1 और 5 और 6 को। अब क्यों रखा था उसके पीछे का रीजन आपको समझ में आ गया, क्योंकि इन्हीं प्रॉपर्टीज एक जैसी थी कि ये हमसे ये कहता है पहला ग्रुप कि इन पर कोई भी पावर बनी रहे इकाई के स्थान पर वही अंक होगा जो ये थे। मतलब अगर इकाई के स्थान पर 0 है तो पावर कुछ भी बनी रहे इकाई के स्थान पर आएगा क्या, 0 ही आएगा। कोई भी संख्या अगर उसकी इकाई के स्थान पर 1 है और पावर कुछ भी बनी रहे इकाई के स्थान पर क्या आएगा, 1 आएगा। कोई भी संख्या बनी रहे अगर उसके इकाई के स्थान पर 5 है तो पावर कुछ भी हो इकाई के स्थान पर क्या आएगा, 5 ही आएगा। कोई भी संख्या बनी रहे अगर उसके इकाई के स्थान पर 6 है तो पावर कुछ भी बनी रहे इकाई के स्थान पर क्या आएगा, 6 ही आएगा। तो पहले ग्रुप की प्रॉपर्टीज को हम लोगों ने समझ लिया है। अब हम चलते हैं अगले ग्रुप की तरफ, और अगला ग्रुप क्या है, 4 और 9 का। तो 4 और 9 को हमने एक ग्रुप में क्यों रखा है आप समझ सकते हैं, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज कैसी होंगी, एक जैसी होंगी। 4 और 9 की प्रॉपर्टीज चूंकि एक जैसी हैं, इनकी विशेषताएं एक जैसी हैं, इसलिए हमने इनको एक ग्रुप में रखा है। ठीक है, अब समझते हैं कि इनकी प्रॉपर्टीज हैं क्या। जैसे 4 और 9 की बात कही जाए तो अगर आप देखोगे कि 4 की पावर इवन और 4 की पावर ऑड, इनमें क्या होता है, देखो एग्जांपल के तौर पे समझिए। अगर मैं 4 की पावर 1 करूं तो आपको क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। अगर मैं 4 के स्क्वायर की बात करूं तो आपको क्या मिलेगा, 16 मिलेगा। अगर मैं 4 के क्यूब की बात करूं तो आपको क्या मिलेगा बताओ, 64 मिलेगा। यही मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। अब हमने यहां पे ये देखा कि 1 जो पावर थी 1 और पावर 3, 1 और 3 हमसे क्या कह रहे हैं, 1 और 3 हमसे ये कह रहे हैं कि ये ऑड है। मतलब अगर पावर ऑड है तो हमें 4 के केस में इकाई के स्थान पे क्या मिल रहा है, 4 ही मिल रहा है। देखो जरा, और अगर पावर इवन है, और अगर पावर इवन है क्योंकि 2 इवन है ना, तो इकाई के स्थान पे क्या मिल रहा है, 6 मिल रहा है। मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि 4 का केस अगर होगा, अगर किसी भी कोई भी संख्या लिखी हुई है कितने भी अंकों की, अगर उसके इकाई के स्थान पर 4 है और उस पर पावर चढ़ी हुई है, तो हमें फिर क्या देखना है कि पावर हमें देखनी है कि वो जो पावर चढ़ी हुई है उस पर वो इवन है या ऑड है, क्योंकि जो 4 का यूनिट डिजिट डिपेंड करता है वो उस पावर की विशेषता पर डिपेंड करता है कि वो पावर इवन है या ऑड है। तो अगर 4 की पावर इवन है तो हमेशा इकाई के स्थान पर क्या मिलेगा, आपको 6 मिलेगा। और अगर 4 की पावर ऑड है यानी विषम है तो हमेशा आपको इकाई के स्थान पर क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। तो हमें क्या देखना है कि अगर कोई संख्या कितने भी अंकों की हो, अगर उसके इकाई के स्थान पर 4 है तो पावर हमें देखनी होती है कि जो पावर उस पर लगी हुई है, जो घात उस पर लगी हुई है, वो सम है या विषम है। अगर इवन है यानी सम है तो हमें यूनिट डिजिट कितना आंसर हो जाएगा, हमारा 6 हो जाएगा। अगर उसमें पावर ऑड है तो हमारा यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात। तो हमने देखा कि 4 की प्रॉपर्टीज को हमने पढ़ा है जिसमें हमें देखनी होती है पावर को कि पावर इवन है या ऑड है। ठीक इसी हिसाब से हम 9 को देखते हैं कि 9 की क्या विशेषता होती है जिसके कारण हमने इनको एक ग्रुप में रखा है। तो देखिए, अगर 9 की बात करी जाए तो सेम 9 की भी प्रॉपर्टी यही होती है कि 9 की पावर इवन और 9 की पावर ऑड में इकाई के स्थान, इकाई के अंक बदलते हैं, बाकी सेम एज इट इज रहते हैं। देखो क्या होता है, जैसे कोई संख्या है, जैसे मैं मान के चलो 9 की पावर 1 है, 9 की पावर 1 में क्या मिलेगा, 9 मिलेगा। 9 स्क्वायर क्या बनाएगा, 81, और 9 का क्यूब कितना होगा, 729। तो अब हमने यहां पे एक चीज देखी, क्या देखो 1 और 3 जो पावर पे चढ़े हुए हैं, ये 1 और 3 जो है वो अपने आप में इवन है, ऑड है, ऑड है। जो ऑड है तो यहां पे इकाई का अंक क्या मिला, 9 मिला। और पावर 2 जो थी वो इवन थी या ऑड थी, इवन थी, तो यहां पे इकाई का अंक क्या मिला, 1 मिला। तो यहां पे भी आपने देखा सेम 4 की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग इवन और ऑड पर पावर बदल रही है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर कोई भी संख्या कितने भी अंकों की हो, अगर उसमें इकाई के स्थान पर 9 है और पावर चढ़ी हुई है तो पावर फिर इवन और ऑड चेक करते हैं कि अगर पावर इवन है और आखिरी इकाई का अंक 9 है तो इसका मतलब है कि हमें इकाई के स्थान पर क्या मिलने वाला है, 1। और अगर पावर ऑड है तो हमें इकाई के स्थान पर क्या मिलने वाला है, 9।
क्लियर है इतनी बात? तो पहले ग्रुप में कोई दिक्कत नहीं थी, पावर कुछ भी बनी रहे वही इकाई का अंक हो जाता है जो उस स्थान पर बैठा था। दूसरे ग्रुप में हमने क्या कहा, पावर देख लेते हैं इवन या ऑड है। अगर 4 का केस है तो इवन पर हमें क्या मिलेगा, 6 मिलेगा, और ऑड पर क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। अगर 9 का केस है तो इवन पर 1 मिलेगा और ऑड पर क्या मिलेगा, 9 मिलेगा। इतनी बात क्लियर है? तो 4 और 9 की प्रॉपर्टी को हम लोगों ने समझ लिया है, जहां पर हमें पावर को देखना होगा कि पावर इवन है या ऑड है, और इनकी प्रॉपर्टीज एक जैसी है, इसलिए इनको हमने एक ग्रुप में रखा था। तो हमने 2 ग्रुप को यहां पर पढ़ लिया है, एक ग्रुप था 0 1 5 6 वाला और एक ग्रुप था 4 और 9 वाला। अब हमारा आखिरी ग्रुप है 2 3 7 8। हमने इनको ग्रुप में बांटा ही इसलिए था जिससे कि इनकी प्रॉपर्टीज एक जैसी थी, इसलिए पढ़ने में आसानी रहे। तो अब 2 3 7 8 की प्रॉपर्टी एक जैसी है इन चारों नंबर की, इसलिए इनको हमने एक ग्रुप में रखा है, क्योंकि इनको पढ़ना हमारे लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो 2 3 7 और 8 इनको हम देखते हैं कि आखिर इनकी प्रॉपर्टीज क्या है। इनकी प्रॉपर्टी सेम एक जैसी है, इसलिए इनको एक ग्रुप में रखा गया है। अब कैसे एक जैसी है वो हम देखते हैं। देखो 2 की बात कही जाए तो पहले क्यों ना हम पावर को देखें। 2 की पावर 1 क्या होती है, आप कहोगे 2 होती है। 2 का स्क्वायर क्या होता है, आप कहोगे सर 4 होता है। 2 की क्यूब क्या होता है, तो आप कहोगे सर 8 होता है। 2 की पावर 4 क्या होती है, तो आप कहोगे सर 16 होती है। 2 की पावर 5 क्या होती है, तो आप कहोगे सर 32 होती है। 2 की पावर 6 क्या होती है, तो आप कहोगे सर 64 होती है। ठीक है, ऐसे ही एंड सो ऑन हम चलते चले जाएंगे। ऐसे ही अगर मैं 3 की बात करना चाहूं तो 3 की पावर 1 में हमें क्या मिलता है, 3 मिलता है। 3 के स्क्वायर में क्या मिलता है, हमें 9 मिलता है। 3 के क्यूब में हमें क्या मिलता है, 27 मिलता है। 3 की पावर 4 में हमें क्या मिलता है, 81 मिलता है। 3 की पावर 5 में हमें क्या मिलता है, 243 मिलता है। 3 की पावर 6 में हमें क्या मिलता है, 729 मिलता है। एंड सो ऑन ऐसे इसमें चलते चले जाएंगे। अब इन दोनों नंबर से ही हम समझ लेते हैं, हालांकि चाहो तो आप 7 और 8 की पावर को भी लिख सकते हो। प्रॉपर्टीज चूंकि एक जैसी हैं इसलिए एक ग्रुप में रखी गई हैं। तो इन दोनों से ही समझ लेते हैं कि 7 और 8 की प्रॉपर्टीज क्या आने वाली हैं। देखिए अगर मैं यहां पे देखूं कि पावर को चढ़ाने पर इकाई के अंक क्या क्या मिल रहे हैं, तो इसको देखा जाए तो अगर 2 की पावर 1 थी तो इकाई के स्थान पर हमें 2 मिला। पावर 2 थी तो इकाई के स्थान पर 4 मिला। पावर 3 थी तो इकाई के स्थान पर 8 मिला। और पावर 4 थी तो इकाई के स्थान पर हमें क्या मिला, 6 मिला। इकाई के स्थान पर क्या मिला, 6 मिला। जैसी पावर 5 हुई तो इकाई के स्थान पर 2 मिला। अब यहां पे देखिए, यहां पे टर्निंग पॉइंट क्या है उसको समझिए। जब तक हम पावर 1 2 3 और 4 तक गए, हमें इकाई के स्थान पर एक नया डिजिट मिला। 2 4 8 और 6 हर एक स्टेप पे एक नया डिजिट मिल रहा है। लेकिन जैसे ही 4 के बाद हम 5 पर आए हैं तो हमें देखो कोई नया यूनिट डिजिट नहीं मिला है, बल्कि जो पावर 1 पर था वही रिपीट हो गया। ठीक है, ऐसे ही पावर 6 पर जब हम गए तो हमें कोई नया डिजिट नहीं मिला, बल्कि जो पावर 2 पर था वही यूनिट डिजिट मिल गया हमें। ठीक है, ठीक वही केस 3 की केस में भी लग रहा है। पावर 1 2 3 और 4 तक हमें हर स्टेप में एक नया यूनिट डिजिट देखने को मिला है, 3 9 7 और 1। लेकिन जैसे ही हम पावर 5 की तरफ गए हैं तो हमें कोई नया यूनिट डिजिट नहीं मिला है, बल्कि जो पावर 1 पर था वही यूनिट डिजिट मिल गया। ठीक है, अगर हम पावर 6 पर गए हैं तो कोई नया यूनिट डिजिट नहीं मिला है, बल्कि जो पावर 2 पर था वही मिल गया। अगर हम ऐसे 7 पर जाते, पावर 7 पर जाते तो हमें क्या मिल जाता, 7 मिल जाता। पावर 8 पर जाते तो हमें क्या मिल जाता, 1 मिल जाता। ठीक, यहीं पर ये भी केस होता है, यहां पर भी। तो यहां पर समझने की चीज क्या है उसको समझिए। यहां पर 7 का केस भी सेम यही होगा, 8 का केस भी सेम यही होगा। पावर लिख के आप चेक कर लेना। यहां अब बात ये समझ में आ रही है कि एक साइक्लिक बन रही है, एक चक्र बन रहा है, एक क्रम बन रहा है, और वो साइक्लिक बन रही है 4 की। मतलब हमने ये देखा कि 2 हो 3 हो 7 और 8 हो, अगर कोई संख्या है उसका आखिरी अंक या यूनिट डिजिट 2 है या 3 है या 7 है या 8 है, तो यहां पर साइक्लिक बनती है 4 की। मतलब अगर इन पर पावर चढ़ी हुई है तो हम चेक करेंगे कि अगर पावर 1 2 3 4 हो, 1 2 3 और 4 हो तो हमें इनमें यूनिट डिजिट अलग अलग मिलते हैं। बाकी 4 के अलावा कुछ भी पावर बनी रहे, चाहे 5 हो 6 हो 7 हो 8 हो, हमें कोई यूनिट डिजिट नया नहीं मिलता है, बल्कि जो पावर 4 तक के यूनिट डिजिट आए हैं वही रिपीट होते हैं। तो हम कैसे पता करें कि हमारी पावर पे कौन सा यूनिट डिजिट आने वाला है? ये सबसे बड़ा प्रश्न हमारे सामने यही उठता है कि हम आखिर कैसे पता करें कि हमारी जो पावर होगी उस पर कौन सा यूनिट डिजिट आने वाला है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, चूंकि यहां पर क्रम बन रहा है 4 का, इसलिए हम यहां पर लगाएंगे 4 से भाग। जो भी पावर हमें दी जाएगी उस पावर में हम किससे भाग लगाएंगे, 4 से भाग लगाएंगे। 4 से भाग लगाने के बाद हम देखेंगे कि हमारा रिमाइंडर क्या मिल रहा है। अब आपको पता है कि रिमाइंडर जो होता है वो भाग देने वाली संख्या से कभी भी अधिक नहीं हो सकता है, हमेशा उससे कम ही होता है। मतलब अगर मैं 4 से भाग दे रहा हूं तो रिमाइंडर या तो 0 मिलेगा या 1 मिलेगा या 2 मिलेगा या 3 मिलेगा। कभी भी रिमाइंडर हमें क्या नहीं मिल सकता है, 4 नहीं मिल सकता है, क्योंकि 4 का मतलब ही है कि फिर वो संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित होगी। इसका मतलब वो वहां पर रिमाइंडर 0 ही होना है। ठीक है,
तो हमने यहां पे ये समझा कि चूंकि यहां पर साइक्लिक बन रही है और वो साइक्लिक पावर 4 पर बन रही है, इसलिए जब भी कोई संख्या ऐसी दी जाए जिसका आखिरी डिजिट 2 हो, 3 हो, 7 हो या 8 हो, तो उसकी पावर में हम 4 से भाग लगाएंगे और 4 से भाग लगाने के बाद जो रिमाइंडर आ रहा होगा उस रिमाइंडर पर हम चेक कर लेंगे कि हमारा यूनिट डिजिट क्या बन रहा है। जैसे अगर मैं उदाहरण के तौर पर एक संख्या आपको दूं, एक संख्या लिखी हुई है 5432 और इस पर पावर है 1996, ठीक है, ये हमारी पावर है। तो हमने ये चेक किया, पहले 1196 ना लेके 1195 लेते हैं, फिर हम 6 लेंगे, समझेंगे क्यों ऐसा कर रहे हैं। देखिए, हमने देखा कि हमें यहाँ पे इकाई का अंक निकालना है, तो जब हमें इकाई का अंक निकालना है तो क्या हमें शेष इस अंकों से मतलब है क्या? नहीं, हमें सिर्फ इस संख्या की इस इकाई के अंक से मतलब है, यही हमारा यूनिट डिजिट है यहाँ पर बेसिकली। लेकिन अगर इस पर पावर कुछ ना होती तो यही हमारा आंसर होता, लेकिन यहां पर तो पावर भी चढ़ी हुई है 1995। तो अब हमारी कैलकुलेशन होगी कि हमने ये चेक किया सबसे पहले कि ये जो 2 आ रहा है इकाई के स्थान पर, ये जो 2 है, ये 2 हमारा क्या है, किस ग्रुप में लाई कर रहा है। तो हमने कहा ये जो 2 हमारा ग्रुप लाई कर रहा है वो ग्रुप नंबर 3 में लाई कर रहा है, और इस ग्रुप नंबर 3 की विशेषता ये है कि यहां पर हम पावर में 4 से भाग लगाते हैं, पावर में 4 से भाग लगाते हैं। हमने पावर में 4 से भाग लगाया, कारण हमने आपको बताया कि पावर में 4 से भाग इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर्टी जो बन रही है वो साइक्लिक बन रही है, 4 की साइक्लिक प्रॉपर्टी बन रही है। हमने जब यहाँ पे 4 से भाग लगाया तो हमने ये चेक किया। अब एक चीज समझिए, विद्वान लोग जो होंगे वो तो पढ़ाई चीज को अप्लाइड करेंगे। जैसे हम लोग पहले डिविजिबिलिटी पढ़ चुके हैं पिछली वीडियो में, तो हम यहाँ पे 4 की डिविजिबिलिटी लगा के सीधा रिमाइंडर निकाल सकते हैं। अब कुछ होशियार, ज्यादा होशियार जो होंगे वो क्या कहेंगे, 4 का पहले पूरा भाग लगाएंगे 1995 में और तब जो रिमाइंडर आ रहा होगा वो बताएंगे। तो हमारे पास समय इतना नहीं है कि हम इतना सब कुछ करें, इसलिए हम क्या करेंगे, 4 की डिविजिबिलिटी से हम रिमाइंडर निकालेंगे। डिविजिबिलिटी हमें कहती है कि आखिरी के 2 अंक अगर 4 से कट जाए तो वह संख्या 4 से कट जाती है, अदरवाइज जो ना कट के बच रहा हो वो हमारा रिमाइंडर बन जाता है। तो हमने देखा कि 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, 8 में यहाँ पे 1 बचा तो हो गया 15, और 15 हो गया तो 4 तिया 12, तो कितना शेष बच रहा है, 15 में 12 गया 3, तो 3 शेष बच रहा है। यानी इसमें अगर मैं भाग लगाता 4 से तो शेषफल कितना बचता, 3, रिमाइंडर कितना बचता, 3। अब हमें ये चेक कर लेना है कि 2 की पावर 3 पर क्या रिमाइंडर आएगा, जो रिमाइंडर बच रहा है उस पर हमारा क्या यूनिट डिजिट आएगा। तो 2 की पावर 3 पर यूनिट डिजिट क्या था बच्चा, 8 था, तो हम कहेंगे हमारा आंसर क्या है, 8 है। बात समझ पा रहे हो? कुछ नहीं करना है, 2, 3, 7, 8 अगर किसी भी संख्या के आखिरी डिजिट में लिखे हुए हैं तो सबसे पहला काम होगा कि उसकी पावर में 4 से भाग देना है, और पावर से भाग देने के बाद हमें देखना है कि हमारा रिमाइंडर क्या मिल रहा है। जो भी रिमाइंडर मिलेगा हम उस रिमाइंडर को पावर चढ़ा देंगे और चेक कर लेंगे कि हमारा यूनिट डिजिट क्या आ रहा है। तो जब तक रिमाइंडर 1, 2, 3 मिलेगा हमें कोई समस्या नहीं आएगी, क्योंकि हमें पता है कि 1 पर हमारा क्या होगा, 2 की पावर 1 पर हमारा रिमाइंडर 2 होगा, 2 की पावर 2 पर हमारा रिमाइंडर 4 होगा, 2 की पावर 3 पर हमारा रिमाइंडर 8 होगा। लेकिन अगर 2 की पावर 0 मतलब ऐसी संख्या, ऐसी पावर मिलने लगे जो 4 से एग्जैक्ट डिविजिबल हो, उस केस में क्या करेंगे, तो उसके लिए हम देखते हैं एक एग्जांपल को। ठीक है, एग्जांपल जो हमने अभी लिया था बस ऐसा ही कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। 5432 एक संख्या है और इस संख्या पे पावर जो है वो इस बार 1996 है। अब एक समझिए, इसमें हमें यूनिट डिजिट बताना है, तो हमारा पहला काम होगा कि हम पहले देखें कि हमारे इस संख्या में इकाई के स्थान पर कौन बैठा है, 2 बैठा है। 2 किस ग्रुप में लाई करता है, ग्रुप नंबर 3 में लाई करता है। ग्रुप नंबर 3 की प्रॉपर्टी क्या है कि पावर में 4 से भाग लगा दूं। पावर में 4 से भाग लगाया और हमने चेक किया कि रिमाइंडर क्या आ रहा है। रिमाइंडर चेक करने के लिए हम 4 की डिविजिबिलिटी लगा दी है। डिविजिबिलिटी क्या कहती है, संख्या के आखिरी के 2 अंक अगर 4 से विभाजित हैं तो यह संख्या पूरी की पूरी 4 से विभाजित होगी, अन्यथा मतलब रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे देखा कि 4 से 96 पूरे तरीके से डिवाइड होता है, 4 दूनी 8 और 4 चौको 16, 24 बार अगर 4 का पहाड़ा 24 बार पढ़ोगे तो 96 मिलेगा। इसका मतलब क्या है कि ये जो 1996 है ये 4 से पूर्णतः विभाजित है। जब ये 4 से पूर्णतः विभाजित है तो इसका मतलब है कि यहाँ पे हमें रिमाइंडर जो मिलने वाला है वो क्या मिलने वाला है, 0। अब आपने ये कहा है कि जो रिमाइंडर मिलता है हम पता करते हैं कि उस रिमाइंडर पे यूनिट डिजिट क्या है। तो बात ये उठती है कि रिमाइंडर 0 पे अभी तक हमने यूनिट डिजिट तो पढ़ा ही नहीं है, लेकिन हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन हमें यहाँ पे दिख नहीं रहा है। कैसे, देखो अगर मैं पावर 4 की बात करूं तो अगर मैं यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ पे 4 से भाग देता, क्योंकि साइक्लिक प्रॉपर्टी 4 की है, तो अगर मैं यहाँ पे 4 से भाग देता तो रिमाइंडर 1 मिलता, तो हमें एक रिमाइंडर पे क्या यूनिट डिजिट मिल रहा था, 2 मिल रहा था। अगर मैं यहाँ 4 से भाग देता तो हमें रिमाइंडर 2 मिल रहा था और 2 रिमाइंडर मिल रहा था, इसका मतलब था कि यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या मिल रहा था, 4 मिल रहा था। लेकिन जब हम यहाँ पे भाग दे रहे हैं 4 से तो हमें यहाँ रिमाइंडर क्या मिल रहा है, 0, और 0 वाले रिमाइंडर केस में हमें क्या यूनिट डिजिट मिल रहा है, 6। क्या यूनिट डिजिट मिल रहा है, 6। इसका मतलब क्या है कि जब रिमाइंडर 0 होगा तो 2 की पावर 4 पर जो यूनिट डिजिट बना था वही हमारा आंसर होगा। बात समझ पा रहे हो?
कंफ्यूजन तो नहीं है ना, कंफ्यूजन को बिल्कुल दूर करना है, हम लोग बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं, एक एक चीज समझते हुए चल रहे हैं, ठीक है। जल्दी किसी बात की है नहीं, ठीक है। आज की वीडियो अगर लंबी भी हो जाती है तो माफ करना, क्योंकि आज हमारा जो मेन टारगेट है वो ये है कि हम यूनिट डिजिट को पूरा एक वीडियो में कवर कर लें, खिचड़ी ना बना कि एक वीडियो के इसमें आधा यूनिट डिजिट आधा वीडियो दूसरी, तो एक ही वीडियो में पूरी कवर करने की कोशिश करेंगे। देखिए हमने क्या कहा कि जब तक हमें रिमाइंडर 1 2 3 मिल रहा था, हमारे लिए आसान था ये बताना कि भाई 2 के केस में, 3 के केस में, 7 के केस में, 8 के केस में हमारा रिमाइंडर, हमारा यूनिट डिजिट क्या मिलने वाला है। लेकिन जैसे ही पावर 4 से एग्जैक्ट डिविजिबल होने लगेगी, कहने का मतलब हमें रिमाइंडर 0 मिलने लगेगा, उस कंडीशन में हमारा यूनिट डिजिट क्या होगा, तो हम कहेंगे कि उस कंडीशन में हमारा रिमाइंडर वही होगा जो उस संख्या की पावर 4 पर रिमाइंडर यूनिट डिजिट था, जो उस संख्या की पावर 4 पर यूनिट डिजिट था, वही यूनिट डिजिट होगा कब, जब हमारी पावर 4 से एग्जैक्ट डिविजिबल हो रही होगी। जैसे हमने एग्जांपल के तौर पे इस एग्जांपल को लिया था 5432, यहां पे पावर लिए 1996, हमने चेक किया कि 2 चूंकि यहां पे इकाई के स्थान पर 2 है, ग्रुप नंबर 3 में लाई कर रहा है। ग्रुप नंबर 3 की प्रॉपर्टी ये है कि साइक्लिक बनती है 4 की, इसलिए पावर में 4 से भाग देते हैं। जैसे ही पावर में 4 से भाग दिया तो संख्या पूरी की पूरी कट रही थी, यानी पावर में हमें क्या मिल रहा है, रिमाइंडर 0 मिल रहा है। जब रिमाइंडर 0 मिल रहा है तो इस केस में हम क्या करेंगे, इस केस में हम करेंगे कि जो पावर 4 पर यूनिट डिजिट था वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो 2 के केस में पावर 4 पर यूनिट डिजिट कितना था, 6 था, इसका मतलब क्या है कि यही 6 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है बात, ठीक है। तो अगर ऐसे ही मैं 3 का केस भी देख सकता हूं तो सेम वही चीज होती है, चाहे 2 का केस हो चाहे 3 का केस हो, सेम वही चीज होती है। तो मैंने आपको बताया कि उनकी प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग हमने इनको अलग अलग ग्रुप में बांटा है। ग्रुप नंबर 1 की प्रॉपर्टीज को समझा था, उसमें हमने 0 1 5 और 6 को रखा है। ग्रुप नंबर 2 की प्रॉपर्टीज को समझा था, उसमें हमने 4 और 9 को रखा है। और ग्रुप नंबर 3 की प्रॉपर्टीज को हम लोगों ने समझ लिया है, इसलिए इनकी प्रॉपर्टीज चूंकि एक जैसी है, इसलिए इनको हमने 2 3 7 8 को एक ग्रुप नंबर 3 में रखा है। क्लियर है इतनी बात। तो इसमें हम लोगों ने जो समझा है, क्यों ना हम इसको एक अच्छी रिप्रेजेंटेशन में, यानी एक टेबल बनाकर इसको हम नोट डाउन कर लें, क्योंकि जब टेबल बना के हम नोट डाउन कर रहे होंगे तो आपको सारी चीजें जो हम लोगों ने सिखाई है, जो अभी हम लोगों ने समझी है, वही चीज इस टेबल में आपको दिख रही होंगी। तो देखिए हम क्या करने वाले हैं, टेबल के अकॉर्डिंग हम कैसे समझेंगे इन चीजों को, वो समझते हैं। देखिए टेबल की अगर बात करें तो टेबल हम लोग कुछ इस तरीके से बनाते हैं कि एक तरफ हम लेते हैं पावर, क्या लेते हैं, पावर। ये जो पावर होगी इनको आप पावर भी कह सकते हैं या आप इनको रिमाइंडर कह सकते हैं। आप जब मैं ये बोल रहा हूं कि पावर और रिमाइंडर कह सकते हैं तो आपके माइंड में जो मैंने जस्ट अभी सीखा वो चीजें आनी चाहिए, ठीक है ना। और इस तरफ हम लेंगे नंबर को, इस तरफ हम क्या लेंगे, नंबर को। कौन से नंबर को, यूनिट डिजिट को, मतलब जो उस स्थान पर लास्ट डिजिट पर बैठा होगा। जैसे कि 2 3 7 और 8, यही ग्रुप था ना, जो ग्रुप नंबर 3 था वो यही ग्रुप था, उसके अंदर 8 2 3 7 और 8 आते थे। इनकी प्रॉपर्टीज हमने ये पढ़ी थी कि इन पर अगर पावर 1 हो, पावर 2 हो, पावर 3 हो और पावर 4 हो, और इस पावर 4 को मैं कह सकता हूं या 0 हो। अब मैंने क्यों बोला ये या 0 हो, उसको समझिए। अभी हम लोगों ने जस्ट समझा है कि 2 3 7 8 एक ऐसा ग्रुप है जिसमें साइक्लिक बनती है पावर 4 की, इसलिए हमें क्या करना होता है, पावर 4 से भाग देना होता है। जब पावर 4 से हमें भाग देना होता है तो सबसे पहले हम ये चेक करते हैं कि उनका रिमाइंडर क्या क्या मिल रहा है। तो जो रिमाइंडर मिल रहा है हम उसी को पावर चढ़ा देते हैं और पता कर लेते हैं कि उस पर हमारा यूनिट डिजिट क्या बन रहा है। 4 के केस में रिमाइंडर हमें 1 मिल सकता है, 2 मिल सकता है, 3 मिल सकता है या 0 मिल सकता है। और 0 का कहने का मतलब यही होगा कि वह संख्या जो पावर पे चढ़ी होगी वो 4 से एग्जैक्ट डिविजिबल हो रही होगी। तो हमने ये कहा था कि अगर पावर 1 मिले, रिमाइंडर अगर हमें 4 से देने पर 1 मिले, 2 मिले, 3 मिले तो कोई दिक्कत ही नहीं है, हमारा यूनिट डिजिट वही हो जाता है जो इस पर पावर चढ़ेगी, ठीक है। लेकिन अगर हमें रिमाइंडर 0 मिलने लगे तो हमारा यूनिट डिजिट वही हो जाता है जो पावर 4 पर था, इसलिए हम 4 लिखें या 0 लिखें बात एक ही है, ठीक है। अब यहां पे देखिए 2 की पावर 1 पर यूनिट डिजिट क्या मिलेगा, 2, 2 की पावर 2 पर यूनिट डिजिट क्या मिलेगा, 4, 2 की पावर 3 पर यूनिट डिजिट क्या मिलेगा, 8, 3 की पावर 1 पर यूनिट डिजिट 3 मिलेगा, 2 पर क्या मिलेगा, 9 मिलेगा, और 3 पर 27 में हमें सिर्फ 7 से मतलब है, 2 से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम टेबल जो बना रहे हैं वो यूनिट डिजिट की बना रहे हैं। 7 पर 1 मिलेगा, 7 की पावर 2 पर 9 मिलेगा, 7 की पावर 3 पर 3 मिलेगा, 8 की पावर 1 पर 8 मिलेगा, 8 की पावर 2 पर 4 मिलेगा, ठीक है, और 8 की पावर 3 पर 2 मिलेगा। क्लियर है इतनी बात। अब देखिए पावर 4 को हमने अभी क्यों नहीं लिखा था, क्योंकि जो पावर 4 पर ही कंफ्यूजन लोगों को होती है, इसलिए इस कंफ्यूजन को जितना ज्यादा से ज्यादा मैं जितनी बार डिस्कस कर सकूं इसलिए मैंने उसको रोक रखा था। देखिए जरा 1 हो, 2 हो, 3 हो, इस केस में तो हमने यूनिट डिजिट को समझ लिया। पावर 4 हो, पावर 4 क्यों लिखा है, क्योंकि अगर रिमाइंडर 0 आता है तो यूनिट डिजिट वही होता है जो हमारी पावर 4 का मान निकल के आएगा। बात समझ पा रहे हो ना, कि अगर रिमाइंडर 0 होता है
पावर में 4 से भाग देने पर अगर रिमाइंडर 0 होता है उस कंडीशन में यूनिट डिजिट हम वो रखते हैं जो पावर 4 में यूनिट डिजिट होगा। तो 2 की पावर 4 पर जो यूनिट डिजिट होगा वो होगा 6, और यही हमारा जब रिमाइंडर 0 निकल के आएगा तो यूनिट डिजिट हमारा क्या रखा जाएगा, 2 के केस में 6 रखा जाएगा। 3 की पावर 4 पर यूनिट डिजिट होता है 1, तो अगर ऐसी संख्या मिलती है जिसकी यूनिट डिजिट 3 होता है और पावर उसकी 4 से कट जाती है, तो अगर 4 से कटने पर रिमाइंडर 0 मिलता है तो ऐसी कंडीशन में पावर उसका यूनिट डिजिट कितना होगा, 1 होगा। 7 की कंडीशन में पावर 4 पर रिमाइंडर कितना होगा, 1 होगा। यही होगा कि नहीं होगा, ठीक है। 8 की कंडीशन में कितना होगा, 6 होगा, ठीक है। तो हमने यहां पे एक टेबल बनाई है, इस टेबल से आप बहुत बेहतर तरीके से वो चीज समझ पा रहे होंगे जो चीज मैंने आपको जस्ट पीछे अभी समझाई है। आप उससे अगर रिलेट कर पा रहे होंगे तो ये टेबल कुछ नहीं, वही कॉन्सेप्ट है जो हम लोगों ने पिछले समझा है। तो इसका मतलब हम इस टेबल के जरिए से ये समझाना चाह रहे हैं कि अगर इस ग्रुप नंबर 3 की बात कही जाए जिसमें 2, 3, 7 और 8 की प्रॉपर्टीज रखी गई हैं, तो यहां पर 2 के केस में इन नंबर के अलावा हमें कोई भी अगला नंबर यूनिट डिजिट नहीं मिल सकता है। अगर किसी भी संख्या की इकाई के स्थान पर 2 बैठा है तो पावर कुछ भी बनी रहे, इसका यूनिट डिजिट या तो 2 मिलेगा या 4 मिलेगा या 8 मिलेगा या 6 मिलेगा, इसके अलावा कोई भी यूनिट डिजिट हमें नहीं मिल सकता है 2 के केस में। 3 के केस की बात कही जाए, चर्चा करी जाए, तो इसमें भी सेम वही चीज है कि अगर 3, 9, 7, 1 के अलावा कुछ भी है तो हमारा आंसर नहीं हो सकता है यूनिट डिजिट में। 3 के केस में 3, 9, 7 और 1 ही हमारे आंसर हो सकते हैं। 7 के केस में 7, 9, 3, 1 हो सकता है, और 8 के केस में 8, 4, 2, 6 हो सकता है। निकाले कैसे हैं, क्या कॉन्सेप्ट है, वो सारी चीजें हम लोगों ने अच्छी तरीके से यहां पर समझ ली है। तो अब अगर आपसे पावर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाए और आपसे पूछा जाए कि कैसे आप पावर में बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो आप बहुत आसान तरीके से जो प्रॉपर्टीज मैंने ग्रुप की बताई हैं आप उनको अप्लाई करके आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। मैं यहां पर उदाहरण के तौर पर कुछ क्वेश्चंस को लूंगा, लेकिन ये एक्सरसाइज नहीं होगी क्योंकि आपको मैं बता रहा हूं कि हम लोगों को जब ये सारे क्वेश्चंस करने ही हैं, ये हमारे आने वाले ही हैं प्रैक्टिस सेशन में, तो क्यों हम इनको अभी से पढ़ना चालू कर दें, क्योंकि अभी तो हम सिर्फ कॉन्सेप्ट को सीख रहे हैं। तो इसलिए हम कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए, इसलिए हम यहाँ पे सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर 1-2 क्वेश्चन लेंगे जिससे आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि हम पावर बेस्ड क्वेश्चन के यूनिट डिजिट कैसे इन प्रॉपर्टीज को अप्लाई करके निकालेंगे। फिर इसके बाद जब हम प्रैक्टिस करेंगे तब वहां पे हमें क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, फिर वहां पे हम सीखेंगे, ठीक है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आखिर कैसे हम इनके क्वेश्चंस को करेंगे, कैसे इनके क्वेश्चंस हमारे सामने उपस्थित होंगे और हम कैसे इन क्वेश्चंस को करेंगे। देखिए, अगर मैं उदाहरण के तौर पे बोलूं, अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ एक संख्या लिखी हुई है 324, इस पर पावर है 1992, इसका यूनिट डिजिट बता दीजिए। अब आपने इतनी लंबी चौड़ी संख्या देखी तो आप पहले ही घबरा गए, जिसने पढ़ा नहीं यूनिट डिजिट तो उसके तो भाई पसीने छूट गए, लेकिन आपने पढ़ रखी है तो आपके लिए बहुत ही आसान है। आपने कहा कि सर सबसे पहला मेरा काम ये होगा कि संख्या कितने भी अंकों की हो हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हमें ये देखना है कि चूंकि हमसे यूनिट डिजिट पूछा गया है तो हम ये चेक करेंगे कि उस संख्या के इकाई के स्थान पर क्या बैठा है। तो इस संख्या के इकाई के स्थान पर क्या बैठा था, 4 बैठा था। अब 4 बैठा था तो 4 की प्रॉपर्टीज हमें पता थी कि जैसे ही हमने 4 देखा तो हमने देखा कि ग्रुप नंबर 2 में आ गया। ग्रुप नंबर 2 ये कहता है कि पावर जो होगी वो उसको देखना है कि वो इवन है या ऑड है। तो हमने देखा इसकी जो पावर है 1992 वो चेक की कि वो इवन है या ऑड है। तो हमें पता है कि भाई 1992 2 से एग्जैक्ट डिविजिबल है। क्यों? क्योंकि 2 की विभाज्यता हम पढ़ चुके हैं कि इसका आखिरी का अंक 2 से कटता है। तो इसका मतलब क्या है कि जब 2 से डिविजिबल है तो ये इवन है, और जब ये इवन है तो 4 की पावर अगर इवन होगी तो इसका मतलब यहाँ पे हमें यूनिट डिजिट क्या मिलने वाला है, तो यहाँ पे हमें जो यूनिट डिजिट मिलने वाला है वो हमें मिलने वाला है 6। क्या मिलने वाला है? 6। इसका मतलब हमें देखते ही इसका आंसर आ गया कि भाई इसका आंसर क्या होगा, 6 होगा। तो लोगों के लिए कठिन हो सकता है, उनके लिए होगा कठिन जिन्होंने ये पढ़ा नहीं है, जिन्होंने पढ़ रखा है उनके लिए बिल्कुल आसान चीज है। अब आगे आ जाते हैं। ऐसे ही अगर मैं कहूं कि भाई बताओ एक क्वेश्चन आपको दिया गया 3295 और इस पर पावर है 1902। इसमें आपसे पूछा गया बताओ इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। आप होगा सर बहुत ही आसान, हलवा है ये। क्यों हलवा है? जीभ पे रखते ही पिघल रहा है। क्यों? क्योंकि 5 की प्रॉपर्टी लग रही है। जैसे ही आपने देखा कि यूनिट डिजिट निकालना है तो संख्या के शेष अंकों से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें जो इकाई के स्थान पर आ रहा है सिर्फ इससे मतलब है। अब हमने ये देखा कि ये 5 है इकाई के स्थान पर और 5 का मतलब है ग्रुप नंबर 1, और ग्रुप नंबर 1 ये कहता है कि कुछ मत देखो, कुछ भी पावर बनी रही इकाई के स्थान पर जो है वही हमारा आंसर हो जाता है, यानी कि इसका आंसर तो 5 ही हो जाना है। क्लियर है बात? अगर मैं ऐसे ही मैं कहूं कि एक संख्या है 3297, अब यहां पे समझिए एक संख्या है 3297 और इस 7 पर पावर है 1904, ये एक पावर है। अब यहां पे एक चीज समझिए, ये 7 है तो हमने देखा कि हमें इस अंकों से कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है उससे जो इस संख्या के इकाई के स्थान पर बैठा है वो बैठा है कौन? 7।
7 पर पावर कितनी है 1904। 7 किस ग्रुप में आता है, ग्रुप नंबर थर्ड में। ग्रुप नंबर थर्ड हमसे कहता है क्या कि पावर में सबसे पहले 4 से भाग लगाएंगे, तो हमने भाग लगाया। फिर हम चेक करेंगे कि जो पावर है वो 4 से एग्जैक्ट डिविजिबल है या नहीं, तो हमने डिविजिबिलिटी का रूल लगा के चेक किया कि आखिरी के दो अगर 4 से कट जाए तो डिविजिबल है, नहीं कटे तो नहीं है। तो हमने देखा कि 0-4 आया आखिरी में, तो आखिरी में जो 0-4 है वो 4 से एग्जैक्ट डिविजिबल है, यानी कि रिमाइंडर 0 है। रिमाइंडर 0 वाले केस में हमने क्या कहा था कि यहां पर रिमाइंडर 0 वाले केस में वही यूनिट डिजिट होगा जो 7 की पावर 4 पर यूनिट डिजिट होगा, और 7 की पावर 4 में यूनिट डिजिट क्या होगा वो आपको टेबल में दिख रहा होगा कि उसका आंसर होगा 1, यानी इसका यूनिट डिजिट कितना होगा 1 होगा। ठीक इसी कंडीशन पर अगर मैं एक और क्वेश्चन दे दूं आपको, तो मैं ये कहता हूं कि 3292 है और इस पर पावर है 1905। अब आपसे पूछा जा रहा है कि बताओ इसमें क्या यूनिट डिजिट होगा, तो आप कहोगे सर हमें संख्या के शेष अंकों से कोई मतलब नहीं है, हमें उससे मतलब है जो हमसे पूछा गया है। हमसे यूनिट डिजिट पूछा गया तो हम संख्या के यूनिट डिजिट को लेकर चलेंगे। अब 2 पर पावर चूंकि 2 दिख रहा है तो इसका नंबर है ये ग्रुप नंबर थर्ड में है, और ग्रुप नंबर थर्ड कहता है कि पावर में हमें 4 से भाग लगाना है। जब हमने पावर में 4 से भाग लगाया तो हमें पूरी संख्या से कोई मतलब नहीं है। डिविजिबिलिटी ये कहती है कि आखिरी के 2 अंक अगर 4 से कट जाए तो वो संख्या 4 से कट जाती है, बाकी नहीं कटे जो शेष बच रहा है वो हमारा शेषफल हो जाता है। तो यहाँ पे देखो 0-5 है और 0-4 वाली संख्या जो 4 से कटती है, तो रिमाइंडर कितना मिलेगा 1, और 1 रिमाइंडर मिलेगा। तो 1 के केस में यहाँ पे 2 की पावर 1 पर जो रिमाइंडर होगा वही हमारा क्या होगा, 2 की पावर 1 पर जो यूनिट डिजिट होगा वही हमारा आंसर होगा, यानी इस पूरे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 2 होगा। तो आई होप मैंने पावर वाले क्वेश्चंस में आपको बहुत अच्छी तरीके से समझा दिया है कि यहाँ पे कैसे आप यूनिट डिजिट निकालेंगे और कैसे टेबल की हेल्प लेनी है और टेबल बनी कैसे है, वो सारी चीजों को हम लोगों ने बहुत बेहतरीन तरीके से समझा है। कि वीडियो में यूनिट डिजिट में हमने जो कुछ भी सीखा है वो हमारे लिए मोर देन सफिशिएंट है। ठीक है, तो जो कुछ भी यूनिट डिजिट में हम लोगों ने सीखा वो उससे ज़्यादा हमारे एग्जाम में बनने वाला नहीं है, तो आप बेफिक्र रहें। तो अब हम लोग यूनिट डिजिट के बाद जो पढ़ेंगे अगला टॉपिक हमारी जो वीडियो आने वाली है वो रिमाइंडर थ्योरम पर आने वाली है। ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम हमारा लास्ट टॉपिक होगा इस कॉन्सेप्ट को लेकर, तो इसके बाद ही हमारा क्या होगा कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो जाएंगे और हम लोग अगली वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।